Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. Students, जैसा कि आप जानते हैं कल और परसों हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट की एनालिसिस की। यही टॉपिक्स आजकल करंट अफेयर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसको मैं धीरे धीरे आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में 1-2 दिनों में कवर कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो आज का पहला टॉपिक है, ये मैंने उठाया है 22 जुलाई के न्यूज़पेपर से। तो इस तरीके से पिछले 3-4 दिनों के न्यूज़पेपर्स को मैं देख लूँगा और बजट और सर्वे तो हम लोग अलग से उसको डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं उसको कवर कर लूँगा, नो नीड टू वरी। ओके, आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। यूनाइटेड नेशन को 1945 में बनाया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक वॉर्स दोबारा ना लड़े जाएं। तो यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कलेक्टिवली दे आर नोन एज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जनरल असेंबली, जिसके अंदर सारे जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबरशिप है 5 देशों को। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो सेक्रेटेरिएट पे सारे पेपर वर्क होते हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क हैं वहाँ वो होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप कह सकते हैं जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, जहाँ पे अगर कोई देश इंटरनेशनल कन्वेंशन को ब्रीच करता है तो दूसरा मेंबर कंट्री इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले मेंबर कंट्री के अगेंस्ट केस कर सकता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल आजकल ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि इसका मेन मकसद था दुनिया के उन देशों में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वहाँ के लोगों को भी नहीं मिला है, धीरे धीरे वहाँ पे ये राइट लोगों को दिलाई जाए। तो इन 1994 विद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू पुल आउट, ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज फॉर टाइम बीइंग सीज टू फंक्शन। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से फंक्शनल 5 ही है। सिक्योरिटी काउंसिल का मेनली काम होता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना। इसमें 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज होते हैं, जिनको कहा जाता है P5। अब बात करते हैं उस प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है पूरे दुनिया भर में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन बिल्ड करने का पर्पस होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, ये यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हो गए, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर देयर आर 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करती हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और उन 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने का मेनली काम करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 15 में से 14 के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है जनरल असेंबली के साथ। तो ये जो आर्टिकल है इसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें भी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार जरा सा इकोसॉक के बारे में देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एज आई सेड, इट इज वन ऑफ द 6 मेन या प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है इसका रोल है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस वर्ल्ड वाइड। नाम ही है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इट कोऑर्डिनेट्स विथ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और ये नाम लिखे हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाट दे डू, व्हाट आर दीज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस? दे आर लीगली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे इनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपने नाम जरूर सुन रखे होंगे, IMF, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब नाम आपने जरूर सुन रखे होंगे।
They are known as specialized agencies of United Nations, but they are not directly or legally part of United Nations. They work for United Nations as a result of some negotiated agreement between them and United Nations. And that is why they are known as specialized agencies of United Nations. Out of these 15, 14 have developed coordination with this principal organ of United Nations. One, IAEA, as I already said, works in coordination with General Assembly of United Nations. So in specialized agencies में से today we are going to talk about UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO, as I said, is a specialized agency of United Nations. इसका headquarter है in Paris, France. It was founded in 1945. जब यूनाइटेड नेशंस बना उसी वक्त इसको भी इस्टेब्लिश किया गया. इसका मेन मकसद है दुनिया भर में एक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन डेवलप करके वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट कराए. तो फॉर दैट रीजन इट टेक्स प्रोग्राम्स इन डिफरेंट एरियाज लाइक एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड ऑल. यूनेस्को के सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में से जो सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी यूनेस्को करता है वो है आइडेंटिफाइंग वर्ल्ड हेरिटेजेस एंड गिविंग देम प्रोटेक्शन. आपने अक्सर सुना होगा कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया. तो ये वही यूनेस्को है. स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद दिस प्रिंसिपल ऑर्गन एंड द मेन रोल ऑफ यूनेस्को इज टू गिव आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन टू वर्ल्ड हेरिटेजेस. हेरिटेजेस हिंदी में उनको क्या बोलेंगे? धरोहर, जिसका डेफिनेशन हो सकता है द गिफ्ट दैट इज पास्ड बाय वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कलेक्टिवली. इसको कहा जाएगा ह्यूमन हेरिटेजेस, धरोहर. हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं. यूनेस्को 1972, यूनेस्को's 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड यूनेस्को 2003 कन्वेंशन. 1972 वाला कन्वेंशन जो साइन किया गया दैट वाज फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स ग्लोबली, या कंबाइंड तरीके से कहें तो टैंजिबल हेरिटेजेस. और 2003 वाला कन्वेंशन इट फोकसेज ऑन इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस. टैंजिबल और इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस में क्या अंतर है एक बार जरा देखते हैं इस फिगर की मदद से. हेरिटेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, समथिंग विच हैज बीन इनहेरिटेड बाय करंट जनरेशन फ्रॉम द पास्ट. तो ये 2 तरीके के होंगे. टैंजिबल, समथिंग विच कैन बी सीन, टच. इसके अंदर आएगा कल्चरल हेरिटेज साइट जैसे कि ताजमहल हो गया, नेचुरल हेरिटेज साइट जैसे कि काजीरंगा हो गया. इसके अंदर आएगा इनटैंजिबल हेरिटेजेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ओरल ट्रेडिशन, सोशल प्रैक्टिसेस, ऑल दीज आर इनटैंजिबल हेरिटेजेस. और यूनेस्को इस 1972 के कन्वेंशन से इन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेजेस कलेक्टिवली नोन एज टैंजिबल हेरिटेज, एंड 2003 के कन्वेंशन से इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इनटैंजिबल हेरिटेजेस. कुछ ऐसे भी हेरिटेजेस हैं जिसको कहा गया है मिक्स्ड हेरिटेज विच हैव कल्चरल एज वेल एज नेचुरल सिग्निफिकेंस. भारत के अंदर ऐसा एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, मिक्स्ड हेरिटेज साइट. हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका है? तो जो भी देश यूनेस्को के 1972 कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, all the countries who are signatory to UNESCO's Convention of 1972 for identifying tangible heritages, उन्होंने मिल करके यूनेस्को जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की है. तो ये सारे देश जो सिग्नेटरी हैं इस 1972 कन्वेंशन के, कलेक्टिवली दे हैव क्रिएटेड यूनेस्को जनरल असेंबली. यूनेस्को जनरल असेंबली के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में से 21 देशों को चुनते हैं फॉर 4-year टर्म. और ये जो 21 देश हैं जो 4 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, इनको कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. दीज 21 कंट्रीज elected for 4-year term collectively are known as World Heritage Committee. तो ध्यान रहे यूनेस्को की अपनी जनरल असेंबली है. यूनेस्को के जनरल असेंबली में सारे मेंबर कंट्रीज जो यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ 1972 के सिग्नेटरी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं.
जनरल असेंबली आपस में से 21 देशों को चुनती है एज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और 21 देशों को 4 साल के लिए चुना जाता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी साल में एक बार मिलती है। दिस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स एवरी ईयर, वंस एवरी ईयर एटलीस्ट, इन ऑर्डर टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और यही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फिर फैसला करती है कि किस साइट को हमें हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर करना है। तो जनरल असेंबली, उसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी साल में एक बार मिलती है और वो फिर फैसला करते हैं कि किस साइट को कैसे हमें टैंजिबल हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है, नेचुरल या कल्चरल। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन को 1977 में साइन एंड रेटिफाई किया। मींस इंडिया जॉइंड दिस कन्वेंशन इन 1977। वैसे भी ये कन्वेंशन 1977 से ही फंक्शनल हुआ था। और मौजूदा टाइम में करेंटली इंडिया इज सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, एंड दिस इज फॉर द 4th टाइम इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इसके पहले भारत 1985 से लेकर के 1991 तक, फिर 2001 से लेकर के 2007 तक, 2011 से लेकर के 2015 तक मेंबर रहा है। पहले 7-7 साल के लिए टर्म्स रहते थे, अब घटा करके 4 साल कर दिया गया है। तो इस तरीके से पहले भारत 3 टर्म सर्व कर चुका है, अब भारत जो है 4था टर्म सर्व कर रहा है। साल 2021 से लेकर के 24 एंड तक हमारी मेंबरशिप रहेगी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, साल में एक बार मिलते हैं। तो वही मीटिंग हो रही है भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनेस्को के जनरल असेंबली द्वारा चुनी गई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46th मीटिंग भारत में कराई जा रही है, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी एट दिल्ली के भारत मंडपम में, जो एक अलग से कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है भारत सरकार ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को प्रमोट करने के लिए, जहां पे G20 की मीटिंग हुई थी। तो भारत मंडपम आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को प्रमोट करेगा। तो भारत मंडपम में 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसमें भारत इस बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का वैसे भी मेंबर है, तो भारत तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग इन इट्स कंट्री, और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले इज ऑल्सो अटेंडिंग द मीटिंग, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की ये मीटिंग। यूनेस्को के ऊपर यूपीएससी ने साल 2016 में ये एक यूनिक सा प्रश्न पूछ लिया था। इसका करंट में कोई खास रेलेवेंस था नहीं। 1970-80 का ये इवेंट है। मैकब्राइड कमीशन पे सवाल पूछ लिया था यूपीएससी ने। मैकब्राइड कमीशन कैसा था? जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज का काफी सारा डोमिनेशन था, जैसे बीबीसी एंड ऑल। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि इससे तो हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, ये लोग बीबीसी एंड ऑल ये तो सिर्फ बड़े बड़े देशों की या डेवलप्ड कंट्रीज के कल्चर की बात करते हैं, और फिर हमारे यहाँ की यूथ आंख बंद करके उसको कॉपी कर रहे हैं, एपिंग द वेस्ट। ये बात भारत जैसे देशों ने उठाई एट यूनेस्को प्लेटफॉर्म। तो फिर यूनेस्को ने इस कंसर्न को एड्रेस करते हुए एक सीन मैकब्राइड कमीशन बनाया, और सीन मैकब्राइड कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस दिए इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो एक बार हिंट्स पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा आपको पता नहीं होगा। हिंट्स पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। मैंने आपको कहा है 1 आंसर डेली राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अबाउट ई कॉमर्स हब फॉर एक्सपोर्ट। भारत से दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, खासकर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, हमने इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस में देखा कि भारत का शेयर इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज लो। हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट में वी आर गुड परफॉर्मिंग कंट्री, बट मेनली इन सर्विस सेक्टर। उसका शेयर हमारा वर्ल्ड ट्रेड में या वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 4% से ज़्यादा है, जबकि वही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमारा शेयर वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 1.7% के आसपास है, विच इज़ लो। तो भारत का एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज गुड्स में प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, उसी को देखेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है क्या। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से देयर आर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फंड्स ओवर इंटरनेट। सरल सी बात है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके के होते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट कैन बी कंसिडर्ड एज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। B2B भी होते हैं, बिजनेसेस टू बिजनेसेस। कस्टमर टू कस्टमर भी होते हैं, इसके अंदर आ जाएगा क्विकर,
इंट्रा फर्म, किसी कंपनी के, बड़ी कंपनी के अंदर ही आपस में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अगर सामान बेचता है तो वो इंट्रा भी हो सकता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे हैव विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। द पॉइंट इज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। अभी ई कॉमर्स मार्केट की अगर बात की जाए तो ग्लोबल स्केल पे तो ये काफी बड़ा मार्केट है, $6 ट्रिलियन के आसपास मार्केट है। B2C, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू $8 ट्रिलियन। अभी $6 ट्रिलियन का है, इट इज एक्सपेक्टेड टू गो बाई टू $8 ट्रिलियन बाई 2026। पॉइंट इज क्वाइट बिग। जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, आपको मैं बता दूं कि B2C जो मार्केट है ग्लोबल स्केल पे, ई कॉमर्स मार्केट, इसका जो वॉल्यूम है इट इज बिगर देन इंडियाज जीडीपी। भारत का जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास आप मान लीजिए, तो वो उससे ज्यादा B2C में ट्रांजैक्शन हो रहा है एट ग्लोबल स्केल पे। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन एट ग्लोबल स्केल इन B2C, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो डोमेस्टिकली, यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब पे अगर ओवरऑल ट्रांजैक्शन देखा जाए तो $83 बिलियन के आसपास है, जो लगभग डबल हो जाएगा बाय 2026। लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से हम विदेशों में एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सामान खरीदे बेचे जाते हैं वो देश के अंदर ही होते हैं। एक्सपोर्ट इन अदर कंट्रीज थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसका वैल्यू काफी कम है, इट इज क्लोज टू 4 to 5 बिलियन US डॉलर। दैट इज ओनली 0.9% to 1.1% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। भारत का जितना भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसका बहुत कम पार्ट जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सपोर्ट होता है। भारत का लक्ष्य है कि हमें अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक्सपोर्ट को बढ़ा करके ले जाना है टू अबाउट 200 to 300 बिलियन बाय 2030। उसके लिए हमें 50 से 60 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा, ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में एक मेजर अनाउंसमेंट किया है। एक ई कॉमर्स हब बनाया जाएगा फॉर एक्सपोर्ट। भारत सरकार ई कॉमर्स हब बनाएगी जहां पे हमारे देश के जो बिजनेसेस हैं उस ई कॉमर्स हब के थ्रू अपना सामान विदेशों के मार्केट में बेच पाएंगे। तो अब विदेशों के कस्टमर्स भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू देख पाएंगे कि भारत का कौन सा सप्लायर सामान बेच सकता है उनको। और भारत का ये जो ई कॉमर्स हब होगा वो भारत के डोमेस्टिक सप्लायर्स को हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा कि वो विदेशों में भी अपने सामान एक्सपोर्ट कर पाएं विथ हेल्प ऑफ दिस ई कॉमर्स हब, which will be now established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विथ प्राइवेट एंटिटीज। यानी कि सरल भाषा में कहें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स हब डेवलप किया जाएगा, जिसकी मदद से हम भारत से सामान विदेशों में बेच पाएंगे थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस तरीके का मॉडल काफी ज्यादा पॉपुलर है इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर। भारत के अंदर भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हब डेवलप किया जाएगा फॉर एक्सपोर्ट, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड कंट्रीज। और फिर जाकर के हमारा जो अभी शेयर है $4 to 5 बिलियन पर ईयर, वो बढ़ पाएगा एक्सपोर्ट में। फायदा क्या है ई कॉमर्स हब सेटअप करने से? हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है मर्चेंडाइज गुड्स में, सामान ट्रेड डेफिसिट है हमारा मर्चेंडाइज गुड्स में, मतलब हम सामान इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, वो ट्रेड डेफिसिट कम होगा। उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा ऑगमेंट होगा, फॉरेक्स रिजर्व की कमाई होगी, जीडीपी ग्रोथ होगा, क्योंकि देश से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो देश में प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो जीडीपी क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। इस तरह का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, जिससे एमएसएमई का जो छोटी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको फॉरेन मार्केट की एक्सेसिबिलिटी भी मिलेगी, जिससे वो ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इससे होगा क्या कि भारत का जो लक्ष्य है एक्सपोर्ट करने का मर्चेंडाइज गुड्स में, वो पूरा हो पाएगा। अगर एक और तरीके से देखा जाए तो भारत का, तो मैंने आपको बताया कि भारत का एक्सपोर्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे $4 से 5 बिलियन ही है, जबकि टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड इज $450 बिलियन। उसमें चाइना इज लीडर
अनडिस्प्यूटेड लीडर। चाइना का एक्सपोर्ट थ्रू e-commerce platform alone, out of $450 billion alone, it is $300 billion, makes China big economy as far as export through e-commerce platform of गुड्स आर कंसर्न। तो भारत को अगर कंपीट करना है तो ई कॉमर्स हब अब भारत उसके लिए स्टैब्लिश कर रहा है। आज एमसीक्यूज में पीडीएफ में दे दूंगा साथ में, यहाँ टॉपिक के साथ एमसीक्यूज मैंने अभी दिए नहीं है। इन द पीडीएफ, फाइनल पीडीएफ, देयर विल बी एमसीक्यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वांटम ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडीज अलग अलग सेक्टर में कितना दे रही है भारत सरकार। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने आपको बजट एनालिसिस में भी कहा था, इंपॉर्टेंट एरियाज पे चर्चा हम लोग आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में करते रहेंगे। तो ये छोटा सा आर्टिकल है, इसमें चर्चा होगी सब्सिडी के ऊपर कि भारत सरकार कितना सब्सिडी दे रही है अलग अलग सेगमेंट को। आप देखिए, पैंडेमिक से जस्ट पहले सब्सिडी वाज क्लोज टू 2.62 लाख। ये जो अमाउंट है ये लाख करोड़ में है, 2.62 लाख करोड़। उसमें से जो मेजर सब्सिडी जा रहा था दैट वाज ऑन फूड रिलेटेड आइटम्स। और उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा सब्सिडी वाला एरिया है वो है फर्टिलाइजर पे। पैंडेमिक वाले साल में एकाएक से फूड पे सब्सिडी काफी ज्यादा स्पाइक कर गया, क्योंकि पैंडेमिक वाले साल में लॉकडाउन के कारण कई सारे गरीब लोगों को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी। तो भारत सरकार लेकर के आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंतर्गत 5 किलोग्राम एडिशनल फूड ग्रेन ओवर एंड अबव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 5 किलोग्राम एडिशनल फूड ग्रेन लगभग 81 करोड़ पुअर पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी कारण से पैंडेमिक वाले साल में आप देखो फूड रिलेटेड सब्सिडी तो काफी ज्यादा बढ़ गया, फर्टिलाइजर रिलेटेड सब्सिडी भी बढ़ गया था। तो ओवरऑल आप पैंडेमिक वाले साल में देखोगे कि सडनली सब्सिडी ओवरऑल स्पाइक्ड अ लॉट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन द पैंडेमिक ईयर मेनली दिस इज द रीजन व्हाई फिस्कल डेफिसिट वेंट अप टू 9.2% ऑफ जीडीपी। फिर उसके बाद धीरे धीरे कट डाउन हो रहा है, लेकिन आज के टाइम में अगर अभी देखा जाए, इस साल का जो बजट एस्टिमेट है साल 2024-25 के लिए, उसमें सब्सिडी पे ओवरऑल खर्च किया जाएगा 4.28 लाख करोड़। उसमें से जो मेजर कंपोनेंट है दैट विल गो टू फूड, क्योंकि फूड रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो अभी भी है, पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम जिसको आप कहते हैं। तो फूड पे सबसे ज्यादा खर्च होगा। आपसे प्रीलिम्स में से सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस कंपोनेंट पे सबसे ज्यादा सब्सिडी में खर्च होता है। आंसर इज फूड। दूसरे नंबर पे है फर्टिलाइजर, तीसरे नंबर पे है बाकी सारे आइटम जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी नहीं दी जाती है, बट केरोसिन और एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती है। तो मेनली तो फूड पे सब्सिडी मिलेगा, फिर फर्टिलाइजर पे, उसके अलावा थोड़ा बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, एंड इंटरेस्ट सब्सिडी। तो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत लोन लेने पे कुछ लोन्स के अंदर इंटरेस्ट कम चुकाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सरकार अपने तरफ से मिला करके देती है, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी कुछ देगी सरकार। तो टोटल इस साल का सब्सिडी का खर्च होने वाला है 4.28 लाख करोड़। उसमें से द मैसिव चंक विल गो टू फूड, देन फर्टिलाइजर एंड देन अदर आइटम्स। ये है सब्सिडी रिलेटेड ट्रेंड। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में आप इसका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1000 crore venture capital fund for space technology. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. वेंचर कैपिटल पहले होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक इंसान है सैम, इसने बहुत अच्छा आइडिया लेकर के एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्रपोजल बनाया, गया बैंक के पास आइडिया लेकर के मुझे पैसा दीजिए मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बैंक ने रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया। तो सैम पहुंचा मान लीजिए किसी दूसरे रिच इंसान के पास, आंटी मे के पास, कि आंटी मेरा ये आइडिया है, आप पैसा इन्वेस्ट कर दो मेरे कंपनी में। आंटी ने कहा ठीक है, मैं $1 मिलियन खर्च करूंगी तुम्हारी कंपनी में, बट मुझे 50% शेयर चाहिए तुम्हारी कंपनी। तो अगर ये दोनों मान जाते हैं और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, तो इस केस में कहा जाएगा कि आंटी मे हैज डन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट in Sam's idea. Venture capital is a kind of risky investment done in a new business plan, which in general does not get loan from institutions like banks, established institutions like bank. तो वेंचर कैपिटल में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे इस केस में होगी आंटी मे। वेंचर कैपिटलिस्ट डू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, एडवेंचर वो करते हैं, बट अगर बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हो गया तो काफी सारा उनको रिटर्न भी मिलता है। भारत सरकार ने क्या किया इस बजट अनाउंसमेंट में, 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्टैब्लिश किया है फॉर स्पेस सेक्टर। तो अब स्पेस रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कोई प्राइवेट कंपनी खोलना चाहता है स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे,
तो वो जा सकता है भारत सरकार के पास, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को उसका प्लान अच्छा लगा तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और थोड़ा बहुत शेयर भारत सरकार ले सकती है। और इस तरीके से भारत सरकार वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट करेगी इन न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइडियाज इन ऑर्डर टू सपोर्ट प्राइवेट स्पेस कंपनीज। सो दिस इज द प्लान। 100 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रमोट सपोर्ट प्राइवेट स्पेस सेक्टर रिलेटेड कंपनीज। गोल है, भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है इस 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्टैब्लिश करने के बाद। स्पेस सेक्टर से रिलेटेड ये डेटा याद रखिएगा, आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगा। स्पेस इकोनॉमी को 5 टाइम्स इंक्रीज करना है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। और भारत का शेयर इन ग्लोबल कॉमर्शियल स्पेस इकोनॉमी हैज टू बी ब्रॉट टू 10%, विच इज करेंटली ओनली 2%। नेक्स्ट आर्टिकल इज यूनिक वन, कहता है एनुअल फ्लड नेसेसरी एविल फॉर काजीरंगा नेशनल पार्क। हर साल जो फ्लड आता है काजीरंगा में, ये थोड़ा कठिन तो है, मतलब तकलीफें तो देता है, बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पॉर्टेंट। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। कहता है कि द कॉमन परसेप्शन ऑफ पीपल इज कि फ्लड से सिर्फ नुकसान होता है, बट एट द सेम टाइम इट इज नेसेसरी फॉर द इकोसिस्टम ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व टू बी सस्टेन्ड। हर साल ये फ्रेश एलुवियल सिल्ट लेकर के आता है, जिससे काजीरंगा नेशनल पार्क का जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, उसको सस्टेन करने में मदद मिलता है। फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन एलिफेंट ग्रास ऑफ काजीरंगा दैट इज सस्टेन्ड थ्रू एलुवियल सिल्ट्स प्रोवाइडेड बाय द फ्लड एवरी ईयर। तो हर साल जब फ्लड आएगा तो अपने साथ साथ थोड़ा सा सैंड और सिल्ट लेकर के आता है और उससे फिर वो नेचुरल वेजिटेशन काजीरंगा का सपोर्ट होता है। उसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के, वो रेप्लेनिश हो जाते हैं, उनके जो पॉन्ड्स हैं छोटे मोटे वो रेप्लेनिश हो जाते हैं, क्लीन भी हो जाते हैं, उनका नया पानी आ जाता है, पुराना पानी रिप्लेस हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्लड। तीसरा कहता है नेचुरल सिलेक्शन भी होगा। जो कमजोर जानवर हैं, जो फ्लड को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाते हैं। जो सुपीरियर जीन्स वाले एनिमल्स हैं वो सरवाइव करते हैं इन ऑलमोस्ट एवरी स्पीसीज। इससे होता क्या है कि ब्रीड क्वालिटी इंप्रूव होती है ईयर आफ्टर ईयर बिकॉज ऑफ द फ्लड। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मैसिव फ्लड आ जाए, देखिए थोड़ा सा मॉडरेट फ्लड इज ओके गुड, बट मैसिव फ्लड से होता क्या है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम एकाएक से ह्यूज प्रेशर में आ जाता है। बिग फ्लड व्हाट इट विल डू, सडनली एनिमल्स जो हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, वो फिर इधर उधर भागने लगते हैं, नेशनल हाईवे में भाग भाग करके आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, एनिमल्स डाई बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑन रोड्स। नेशनल हाईवे नंबर 37 जो काजीरंगा नेशनल पार्क के बगल से गुजरता है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एनिमल जंगलों से निकल करके गाँव में रेड करने लगते हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बहुत फ्लड इज ऑलवेज गुड, वेलकम, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइटलाइज द इकोसिस्टम। बट इधर पिछले 4-5 सालों से हर साल जो फ्लड का मैग्नीट्यूड है वो काफी टाइम्स बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन इज सिल्टेशन ऑफ द रिवर बेड। तो दैट इज अ कंसर्न, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन विथ फ्लड, बट फ्लड की मैग्नीट्यूड बढ़ने के कारण कंसर्न बढ़ रहा है हाल फिलहाल में, एंड दैट इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इज नॉट फ्लड बट प्रॉब्लम इज मैसिव फ्लड। जो लास्ट दिन, अभी 2 दिन से तो हम लोग सर्वे और बजट एनालिसिस किया, लेकिन उसके पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आरटी, उससे रिलेटेड बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गवर्नर की इम्यूनिटी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिविल केसेस में फुल इम्यूनिटी नहीं है ऑन पर्सनल एक्टिविटीज। 2 महीने का नोटिस देने के बाद सिविल केसेस इनिशिएट किए जा सकते हैं इफ एक्शन हैज बीन कंडक्टेड इन पर्सनल कैपेसिटी। रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आज के सवालों को मैं अभी इस पीडीएफ में अपलोड करके दे दूंगा आपको, आप उसको अटेम्प्ट करके यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।